नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम सभी लोग आधुनिक काल को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आधुनिक काल की ये हमारी पहली क्लास है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी लगभग हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। पहला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। सतसई के दोहों पर लिखा गया एक भावात्मक टीका है। इसमें कुंडलीय छंद का प्रयोग किया गया है और अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि भी प्रदान की गई है। ये अलग से पॉइंट आपका है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? बताइए, कौन सी रचना? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता या फिर श्यामा सरोजिनी, प्रेम प्रलाप? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रेम प्रलाप जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है दोस्तों, और इसका जो रचना वर्ष है वो 1877 ईस्वी माना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? भारतेंदु युगीन कौन है पूछा गया है। बंसीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। सही उत्तर आपका हो जाएगा बद्री नारायण चतुर्वेदी बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, ये भारतेंदु युग के नाटककार और निबंधकार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, बंसीधर शुक्ल की बात करें, बंसीधर शुक्ल तो ये जो है छायावाद के हैं, छायावाद। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करें तो द्विवेदी युग के हैं, ये द्विवेदी युग, द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जो हैं ये भी द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? देखिए, ये पंक्तियों का संबंध जो है किस संपादक से है? जो प्रताप नारायण मिश्र से है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र जो ब्राह्मण नामक पत्रिका थी इनकी, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, और वे अक्सर अपने पाठकों से जो ये पत्रिका को पढ़ते थे उनसे चंदा मांगने के लिए इस पंक्ति का प्रयोग करते थे, और पत्रिका में इन पंक्तियों को जो है लिखते थे। काव्यात्मक अपील, एक तरह से कह सकते हैं काव्यात्मक अपील पाठकों से करते थे। तो ये पत्रिका कैसी थी? जो ब्राह्मण पत्रिका है ये मासिक पत्रिका थी, मासिक। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। देखिए, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने इसको पुनर्जागरण काल कहा था। देखिए, इस जो काल है इस काल में हिंदी साहित्य में नई चेतना और आधुनिकता का उदय हुआ था, इसलिए इसको जो है पुनर्जागरण काल कहा गया था। देखिए, जागरण सुधार काल जो है किसको कहा गया है? तो ये द्विवेदी युग को कहा गया है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखिए, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इनकी जो भाषा शैली में कलम की कारीगरी और गद्य की कलात्मकता की झलक मिलती है, जिसमें जो है इन्होंने उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? बताइए, शुक्ल जी ने ये पंक्तियाँ किसके लिए कही हैं? तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये अपनी भाषा में अत्यंत सहज और बोलचाल के निकट थे। वे अपनी जो स्थानीय बोली थी जिसको बैसवाड़ी कहा गया है, उसके शब्दों और मुहावरों का प्रयोग निसंकोच करते थे, जिसके लिए उनकी भाषा एक खास तरह की और फक्कड़पन कह सकते हैं और जीवंतता उनकी भाषा में आई थी। इसके लिए जो है रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियाँ कही थी कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? देखिए, सही उत्तर इसका क्या होगा? पुनर्जागरण काल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, पुनर्जागरण काल। इस युग में मध्यकालीन सोच से निकलकर आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति जो है इसका प्रारंभ हुआ था,
जिसने साहित्य, समाज और राजनीतिक में एक नई जागृति उत्पन्न हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। भाषा संवर्धिनी सभा 1870 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, बाबू तोताराम। देखिए 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण है। और इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना। देखिए भारत बंधु पत्र है, इसका भी संपादक जो है तोताराम जी रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका प्रात समीरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रात समीरन। खड़ी बोली की कविता ये है और प्रातःकाल की जो वायु है उसका वर्णन इसमें किया गया है। 1882 की रचना है। 1882 की ये रचना है। देखिए इसमें प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। ये एक बंगाली छंद है जिसका प्रभाव जो है भारतेंदु की शैली पर देखने को अत्यधिक मिला है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? देखिए भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। गांधी जी, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बात करें 1912 में राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत ये जो काव्य कृति है भारत भारती, इसका रचना वर्ष 1912 है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम आयु किसकी रही? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका स्वर्गवास हो गया था। कुल 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे ब्रज भाषा आपका सही उत्तर होगा। ब्रज भाषा में कविता की है। देखिए गद्य में जो खड़ी बोली है वो भी प्रतिष्ठित हो चुकी थी, किंतु गद्य रचना के लिए जो पद्य रचना है या फिर काव्य रचना कह सकते हैं, उसके लिए ब्रज भाषा की जो मधुरता है और परंपरा को ही उपयुक्त समझा गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ब्रज भाषा होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य और पद्य दोनों में रचना करके आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव इन्होंने रखी थी, इसलिए इनको हिंदी साहित्य का पितामह कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता था। दोस्तों यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये बाह्य जगत को अधिक महत्व नहीं देता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें रूढ़ियों से मुक्ति, कल्पना और असाधारणता, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान शैली, प्रकृति प्रेम, ये सारी इसकी विशेषताएं रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अब्र। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा अब्र। इसका अर्थ यहाँ पे जो है बादल से है। अर्थ क्या है? बादल से है। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। हिंदी प्रदीप में जो है साहित्य को जनता के चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब मानते हुए इन्होंने ये कहा था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। देखिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखेंगे, प्रेम पुष्पावली। तो ये जो रचना है ये प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 21। तो
इसके जो गुरु भक्त सिंह हैं, गुरु भक्त सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। इसी तरह से भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में कौन सा कवि दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। पुष्टि मार्ग जो था ये वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित एक कृष्ण भक्त संप्रदाय माना गया है। इसमें दीक्षित जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न देखिए, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत, तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न हमारा है, समस्या की पूर्ति किस युग की विशेषता है? देखिए समस्या की पूर्ति जो है ये भारतेंदु युग की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ये जो भारतेंदु युग था, इस युग में कवि गोष्ठी जो होती थी उसमें किसी पद या पंक्ति को समस्या के रूप में दिया जाता था और जो कवि होते थे, कविगण, उसी पर आधारित जो है छंदों की रचना करते थे। ये कवियों की जो काव्य कला है और आशु रचना है उसकी जो क्षमता होती है उसको परखने का एक माध्यम था। समस्या पूर्ति जो विशेषता है ये भारतेंदु युग की विशेषता मानी गई। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए यहाँ पे सही उत्तर मुकुटधर पांडेय हो जाएगा। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। इनकी पत्रिका एक शारदा है, शारदा पत्रिका, शारदा, जिसका जो प्रकाशन है या समय काल कह सकते हैं 1920 ईस्वी है। इसका शीर्षक क्या था? हिंदी में स्वच्छंदता। तो सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने जो है किया था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियाँ किसकी हैं? देखिए ये पंक्तियाँ जो हैं अयोध्या सिंह हरियोध की हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो महाकाव्य है जिसका नाम प्रिप्रवास है उसके प्रथम सर्ग की ये पंक्तियाँ हैं। देखिए इसमें इन्होंने जो है सूर्यास्त के समय का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, जयद्रथ वध 1910 रचना है, किसकी रचना है जयद्रथ वध? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ पे सही उत्तर आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक जो है माना जाता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त क्या है? राष्ट्रवादी कवि, जन कवि, कवि सम्राट या फिर सामंजस्यवादी कवि? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि की संज्ञा दी है। बात करें राष्ट्र कवि की तो ये तो महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में देंगे। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए बात करें उस समय उर्दू का प्रभाव बढ़ रहा था और इन्होंने सरकारी कामकाज व शिक्षा में हिंदी जो है उसको स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। इनकी भाषा की बात करें, इनकी भाषा दोस्तों अरबी और फारसी मिश्रित भाषा थी और फारसी लिपि उस समय जो चल रही थी उसकी जगह पर देवनागरी लिपि को इन्होंने स्थान दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। देखिए इन्होंने एक बनारस अखबार, कौन सा अखबार? बनारस अखबार, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1845 में हुआ था, 1845 में हुआ था, जिसकी भाषा हिंदी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, बताना है श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही, वनवास, बाल विवाह, जार्ज वंदना, भारतोत्थान। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैदेही वनवास। देखिए वैदेही वनवास ये श्रीधर पाठक की नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरियोध भी कहा गया है, इनकी कृति है और 1940 की है। कब की है? 1940 की है। ये एक प्रबंध काव्य है दोस्तों, प्रबंध काव्य है। ये
कह सकते हैं इसको महाकाव्य है, महाकाव्य। महाकाव्य, इसमें सर्गों की संख्या अगर बात करें तो 18 सर्ग हैं। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर जो कृति है, इसका अनुवाद किसने किया? देखिए, इसका अनुवाद जो है श्रीधर पाठक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, श्रीधर पाठक। कब किया था? 1902 में किया था, 1902 में किया था। और किस नाम से किया था? श्रांत पथिक के नाम से किया था, श्रांत पथिक के नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया था। और किस भाषा में किया था? तो खड़ी बोली में किया था, खड़ी बोली में इसका अनुवाद इन्होंने किया था। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खड़ी बोली में किया था। देखिए, इसमें छंद कौन सा हुआ प्रयोग किया गया था? तो रोला छंद का इसमें प्रयोग इन्होंने किया था। और श्रीधर पाठक के बारे में बात करें तो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक इनको माना जाता है, स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक, काव्यधारा का प्रवर्तक। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो किसको कहा गया है? श्रीधर पाठक को कहा गया। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ के साथ जो है रत्नाकर शब्द जुड़ा है। कहा जाए तो जगन्नाथ रत्नाकर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। और इनकी भाषा जो है ये ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है दोस्तों। एक इनकी रचना है उद्धव शतक। उद्धव शतक रचना में इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया है। उद्धव शतक इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जगन्नाथ रत्नाकर की। देखिएगा यहाँ पे उद्धव शतक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, काफ़ी बार पूछा गया है। और इसमें इन्होंने जो है भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया है। अब पूछा गया प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? देखिए, प्रेम शतक के जो रचनाकार हैं वो वियोगी हरि। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, वियोगी हरि। ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी भी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी एक रचना है वीर सतसई और ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य और पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी भाषी समाज में नई सामाजिकता, राजनीतिक और साहित्यिक चेतना का संचार इन्होंने किया था और आधुनिक काल की इन्होंने नींव रखी थी। इसलिए इनको नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न हमारा है, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग्यात्मक कविता का नाम क्या है दोस्तों? जिस कविता की ये पंक्तियाँ हैं, कविता का नाम क्या है? अंग्रेज स्रोत इस कविता का नाम है दोस्तों। पूछा जाए अंग्रेज स्रोत किसकी कविता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक व्यंग्यात्मक कविता मानी गई है। देखिए, इसी कविता का ये कुछ अंश है, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धूसें। तो इसमें जो है अंग्रेजी जो शासन था उसकी शोषणकारी नीति पर प्रहार करते हुए कविता के माध्यम से इन्होंने कहा है कि ये अंग्रेज जो हैं ऊपर से हंसते हैं पर भीतर ही भीतर हमारा रस चूस कर हमारा तन मन धन को लूटते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? यहाँ पे सही उत्तर आपका अयोध्या प्रसाद खत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या प्रसाद खत्री। देखिए, 1888 में खड़ी बोली का पद्य जो है, खड़ी बोली का पद्य नामक पुस्तक, कौन सी पुस्तक? खड़ी बोली का पद्य, खड़ी बोली का पद्य नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी। और खड़ी बोली में काव्य भाषा के रूप में, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने का इन्होंने प्रबल प्रयास किया था। तो पूछा जाए खड़ी बोली कविता के लिए जो है या फिर पद्य के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसको भारतेंदु युग के नाम से अभिहित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, भारतेंदु युग, इसका जो नामकरण हुआ था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ। किसके नाम पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न हमारा है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की?
हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? देखिए यहाँ पे भी सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रगतिशील विचारों वाली ये मासिक पत्रिका थी, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, पूछा जा सकता है बाद में इसका नाम क्या हो गया, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका बाद में नाम हो गया था। कैसी पत्रिका है? प्रगतिशील विचारों वाली ये मासिक पत्रिका थी। कैसी? मासिक पत्रिका है ये। और इस पत्रिका ने जो है गद्य के विकास और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या फिर सरस्वती। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवि वचन सुधा। इस पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। ये पहले जो है मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, जिसके बाद में ये पत्रिका जो है पाक्षिक पत्रिका हो गई। कैसी? पाक्षिक पत्रिका। और उसके बाद में ये जो है साप्ताहिक पत्रिका हो गई, साप्ताहिक पत्रिका हो गई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रकाशन जो है वाराणसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? वाराणसी से हुआ था। देखिए हरिश्चंद्र की और पत्रिका है जिसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है, बाला बोधनी, ये काफ़ी चर्चित है, बाला बोधनी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप कैसा है? देखिए ये स्वयं रचनाएं लिखकर, तो ये बिल्कुल सही है। समाचार पत्र निकालकर, काफ़ी समाचार पत्र ये निकाले हैं जिसमें हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और कवि वचन सुधा ये सारी पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु मंडल का गठन करके, देखिए ये भी सही है। अगर पूछा जाए भारतेंदु मंडल का गठन किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही किया था। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा, इन सभी साधनों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ये आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये किसने लिखा है? देखिए ये किसने लिखा है? प्रश्न नंबर 13। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इनका जो निबंध है आँख के नाम से, तो उसी निबंध की ये जो है लाइन यहाँ पर दी गई है। इनके जो निबंध हैं वो आँख कान नाक शीर्षक से कई निबंध इन्होंने लिखे हैं। और हिंदी का एडिशन जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है, हिंदी का एडिशन, इनको हिंदी का एडिशन भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? बताना है किसका संबंध जो है भारतेंदु काल से नहीं है। यहाँ पे सही उत्तर आपका राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की? देखिए काव्य रचना पूछा गया है, गद्य रचना नहीं। काव्य रचना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ब्रज भाषा हो जाएगा, ब्रज भाषा। गद्य जो रचना इनकी हुई थी वो जो है वो किस भाषा में हुई थी? तो उसके लिए इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। गद्य जो रचनाएं थी, गद्य रचना, उसके लिए इन्होंने खड़ी बोली। बाद में इन्होंने जो है पद्य रचना जो थी, जो काव्य रचना थी, उसमें भी खड़ी बोली करने का प्रयास इन्होंने किया था, लेकिन अधिकतर किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो ब्रज भाषा ही सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, रत्नाकर कृत उद्धव शतक, रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? बताना है आपको किस भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे ब्रज भाषा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विवेदी युग के हैं ये, द्विवेदी युग। देखिए द्विवेदी युग, इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था और इसमें भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन किया गया, भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन किया गया था। और रत्नाकर जो है इनको आधुनिक ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? आधुनिक ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि इनको कहा गया था। अगला प्रश्न, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? देखिए भारत भारती जो काव्य है इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1912 सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1912। मैथिली शरण गुप्त जो है इसके रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। 1912 में भारत भारती का इन्होंने रचना की थी। और
स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में अहम भूमिका भारत भारती की रही है। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो जाएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। देखिए ये अयोध्या सिंह का है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। उपाध्याय। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर आपका होगा। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति बताइए। जगन्नाथ रत्नाकर की कृति कौन है इसमें से? तो मैंने अभी बताया था उद्धव शतक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी जो है ये वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है पूछा गया है, तो श्याम नारायण पांडे जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन किया गया है और अकबर के साथ उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार करवाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1803 ईस्वी। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो था इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता। देखिए इसके गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे? तो जनरल लॉर्ड वेलेजली। इसी तरह से बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष इसके रहे थे जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये जो कॉलेज था इसमें ये एक प्रशिक्षण कॉलेज था जिसमें हिंदी गद्य पाठ्यक्रम की रचनाओं को तैयार किया जाता था और ICS जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको प्रशिक्षण भी इसके तहत जो है दिया जाता था। देखिए लल्लू लाल जी जो थे उन्होंने प्रेम सागर और सदल मिश्र जो थे नासिकेतोपाख्यान की रचना इसी के अंतर्गत इन्होंने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के अध्यापक थे। अगला प्रश्न देखिएगा, सन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली हिंदी दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है? देखिए 1854 में जो है कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली हिंदी दैनिक समाचार पत्रिका कौन सी है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका समाचार सुधावर्षण हो जाएगा। समाचार सुधावर्षण। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, समाचार सुधावर्षण। देखिए वृत्तांत विलास की अगर बात करें, वृत्तांत विलास तो ये मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है दोस्तों, और ये जम्मू से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? तो जम्मू से इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह से ज्ञानदायिनी की बात करें तो इसका भी प्रकाशन 1867 में हुआ था और ये उर्दू हिंदी में जो है इसकी भाषा थी उर्दू और हिंदी, और इसके जो प्रकाशनकर्ता थे वो नवीन चंद थे, नवीन चंद। इसी तरह से उदंड मार्तंड की बात करें तो 1826 ईस्वी का ये पत्रिका थी, 1826 की, और ये साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। और हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र ये था उदंड मार्तंड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी में हुई थी। देखिए बाबू श्याम सुंदर दास, परम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, 3 लोग रहे थे। और प्रथम सभापति की बात करें, प्रथम सभापति इसके कौन थे? तो प्रथम सभापति जो थे राधाकृष्ण दास थे, राधाकृष्ण दास। इसी तरह से अगर पूछा जाए दोस्तों नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना तो वो हो जाएगा 1896 में उसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, उदंड मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? उदंड मार्तंड जो समाचार पत्र है ये किसने निकाला था? तो यहाँ पे पंडित जुगल किशोर। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 ईस्वी को ये इसका समय काल रहा है और ये साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक। और हिंदी का जो है ये पहला जो है समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखिएगा,
इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती है? कौन सी पत्रिका इनमें से राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती है? तो यहाँ पे ज्ञानोदय सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञानोदय जो पत्रिका है दोस्तों, ये कोलकाता से प्रकाशित होती है। कहाँ से? कोलकाता से ये प्रकाशित होती है। और ये मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है दोस्तों। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ? तो कन्हैया लाल के द्वारा। कन्हैया लाल मिश्र, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनके द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पत्र और उनके प्रकाशन स्थल की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 6 महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी प्रदीप बनारस, तो पहला ऑप्शन जो है यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये बनारस से नहीं, जबकि कहा जाए ये इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर प्रयाग से इसका जो है प्रकाशन हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संपादक की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक रहे हैं। बाकी ब्राह्मण जो पत्रिका ये कानपुर से, आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से, हिंदुस्तान ये काला कांकर से, ये तीनों आपके सही हैं। ये जो था पहला ऑप्शन ये गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत मित्र कलकत्ता ये सही है। हिंदी प्रदीप प्रयागराज ये भी सही है। उदंड मार्तंड कलकत्ता तो ये भी सही है। कवि वचन सुधा प्रयागराज, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है दोस्तों ये वाराणसी से निकली थी। कहाँ से? वाराणसी से निकली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए, इसका जो प्रकाशन है उस पर नज़र डालेंगे। प्रकाशन, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1867 में ये वाराणसी से पत्रिका निकली थी। अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ, या फिर और अगला जो ऑप्शन है, प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी और कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1920 नहीं, 1907 ईस्वी में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी थी। अगला प्रश्न देखिए, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। 1800 में किसको विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, लल्लू लाल सदल मिश्र को पढ़ाने के लिए इसमें नियुक्त किया गया था। इससे संबंधित और जानकारी पिछले प्रश्न में मैंने दी थी, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ये कथन किसने कहा है? सही उत्तर क्या होगा आपका? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुदित नाटक कौन सा है? देखिए, अनुदित नाटक कौन सा है? पाखंड विडंबन, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अनुदित नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, चंद्रावली, विसस्य विस्मौसुधम, ये सारे इनके जो है मौलिक नाटक के रूप में जाने जाते हैं। ये सारे मौलिक नाटक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? श्री चंद्रावली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी ये जो रचना है ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी लाला श्रीनिवास दास की। लाला श्रीनिवास दास, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है और हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। हिंदी का पहला पूछा जाए हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन है, तो आप लोग कह सकते हैं रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला देखिए, भारतेंदु का मूल नाटक कौन है? भारतेंदु का मूल नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे मूल नाटक इनका प्रेम जोगिनी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। मूल नाटक जो है वो प्रेम जोगिनी है। 1875 इसका समय काल क्या है?
1875 ईस्वी। और ये जो है मूल या फिर मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए बाकी जो इनके ये तीनों हैं ये अनुदित हैं। कैसे हैं? अनुदित नाटक। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर ये भारतेंदु युग के नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये छायावादोत्तर गद्य के जो है लेखक माने जाते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बाल मुकुंद गुप्त। देखिए भारत मित्र पत्रिका में जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1903 से 1905 ईस्वी के बीच में इसका प्रकाशन माना गया है। किस पत्रिका में? तो भारत मित्र पत्रिका में, भारत मित्र पत्रिका में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास या फिर गद्य का आविर्भाव? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, गद्य का आविर्भाव। सबसे प्रधान साहित्यिक घटना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य का आविर्भाव। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, नवयुग के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भी इन्हीं को कहा गया है। यहाँ से 2 पॉइंट आपके काफ़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। ये भी बिल्कुल सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी प्रयोग किया। ये दोस्तों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इन्होंने गद्य के लिए खड़ी बोली, लेकिन पद्य या फिर कविता की बात करें तो वहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। देखिए कुछ 1-2 इनकी जो रचनाएं हैं उसमें इन्होंने पद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बाकी वो सारी अपवाद स्वरूप आपकी रहेंगी, जैसे कि फूलों का गुच्छा है उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो मेन इनकी भाषा थी पद्य के लिए वो ब्रज भाषा ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकाल के, भारतेंदु मंडल का गठन करके। ये तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, इनमें सभी साधनों के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? प्रश्न नंबर 19 सही उत्तर आपका महर्षि दयानंद सरस्वती जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। देखिए ये गुजराती भाषी थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हिंदी के महत्व को समझा और उसे आर्य भाषा या फिर कह सकते हैं श्रेष्ठ भाषा के रूप में कहा था। इनका मानना था कि भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए हिंदी आर्य भाषा सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण। आगे देखिएगा, समस्या पूर्ति किस काल की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? समस्या पूर्ति जो है ये किस काल की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? सही उत्तर क्या होगा बताना है आपको। यहाँ पे सही उत्तर आपका भारतेंदु युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, परीक्षा गुरु के संबंध में अनुपयुक्त है। परीक्षा गुरु के संबंध में अनुपयुक्त है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, सही उत्तर क्या होगा? यथार्थ जीवन व्यापारों की का कथा आधार नहीं। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यथार्थ जीवन व्यापारों का कथा का आधार था, लेकिन इसमें दिखाया गया कि नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। बताना है प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है कौन सा? यहाँ पे सही उत्तर आपका भारतेंदु काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रवृत्ति आधारित नामकरण क्या है? जब किसी काल का नाम जो है उस समय की साहित्यिक जो प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर रख दिया जाता है, तो उसे प्रवृत्ति आधारित नामकरण कहा गया है। जैसे भक्ति काल, रीति काल, पुनर्जागरण काल। भक्ति काल में जो कवि होते थे वो भक्तमय रचनाओं को करते थे, तो उस तरह से उसका नाम भक्ति काल रखा गया है। इसी तरह से जो है प्रवृत्ति आधारित नामकरण जो है वो भारतेंदु काल का नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये, यह उक्ति जो है किसने कही है? बताना है ये उक्ति किसने कही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा?
देखिए बद्रीनारायण चौधरी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु। बात करें दोस्तों इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये, इन्होंने जो है रसखान के लिए ये पंक्ति कही है। किसके लिए कही है? रसखान के लिए कही है। देखिए इन रसखान जो कि एक मुस्लिम थे, ईश्वर भक्तों को मानने वाले जो भक्त हैं उन पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के लिए कहा था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? बताइए किसका संबंध जो है भारतेंदु काल से नहीं है? यहाँ पे सही उत्तर राधिका रमण प्रसाद सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राधिका रमण प्रसाद। द्विवेदी युग के हैं ये दोस्तों, द्विवेदी युग। और छायावाद, छायावाद के भी हैं। देखिए इनकी एक कहानी है, कानों में कंगना, कानों में कंगना, काफ़ी चर्चित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1913 में जो है इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ? 1913 में प्रकाशन। किस पत्रिका में? तो इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। देखिए पहला प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा गया है। महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। अगला प्रश्न हमारा है, गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? देखिए गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? तो ये श्रीधर पाठक की कविता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। गुणवंत हेमंत जो है ये श्रीधर पाठक की है और इसका जो रचना वर्ष है वो 1900 ईस्वी है। 1900 ईस्वी है। देखिए मौलिक खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना है। मौलिक खड़ी बोली हिंदी की ये पहली रचना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किसमें हुआ? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। देखिए खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पे प्रिय प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका है प्रिय प्रवास। ये 1914 में, इसका जो रचना वर्ष है 1914 है। और किसका है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध का है। अयोध्या सिंह हरिऔध का ये है दोस्तों। इसमें सर्गों की अगर संख्या पूछी जाए तो 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और कृष्ण के मानवीय रूप का चित्रण इसमें किया गया है। महत्वपूर्ण है। इसी तरह से साकेत की बात करें तो साकेत दोस्तों 1931 का है। 1931 का है ये। और मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का है ये साकेत। देखिए रामचरितमानस के बाद में हिंदी में राम काव्य पर लिखा गया दूसरा स्तंभ इसी को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरह से लोकायतन की बात करेंगे। देखिए लोकायतन जो है ये 1964 का है। 1964 सुमित्रानंदन पंत जी का है ये लोकायतन। और ये प्रबंध महाकाव्य माना गया है। प्रबंध महाकाव्य है। कामायनी की बात करें, देखिए कामायनी 1935 का है। ये जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा है, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर के आधार पर किया गया। देखिए ये गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं। किसके नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है? कौन सा कथन? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। ये भी सही है। इनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। ये बिल्कुल सही है। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। तो ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका
हो जाएगा। देखिए इनकी सर्वाधिक जो प्रचारित रचना है भारत भारती, ये जो है मुक्तक शैली में लिखी गई एक रचना है जो कि 1912 की है। कब की है? 1912 की है और 3 खंडों में है। इसमें 5 खंड नहीं 3 खंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताना है। प्रश्न नंबर 6, द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। देखिए दोस्तों, द्विवेदी युगीन जो कविताएं हैं उसमें राष्ट्रीयता का अभाव बिल्कुल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय चेतना तीव्रता से देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बताना है दोस्तों, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 7, रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर आपका होगा। वैदेही वनवास 1940 की है, 1940 की है दोस्तों। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है ये। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका है। प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है। इस युग का कवि रूढ़िमुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता था। सही है ऑप्शन। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। देखिए द्विवेदी युग में जो काव्य रचना हुई है वो ब्रज भाषा में भी कुछ कवियों ने की है, तो ये सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको नई धारा द्वितीय उत्थान का नाम दिया है। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए द्विवेदी युग में कविता में जो मुक्तक एवं प्रबंध दोनों शैली को स्थान मिला है, परंतु बात करें प्रबंधात्मकता जो है उसको ज़्यादा स्थान मिला है, वो ज़्यादा देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका जो है ये 1900 में जो है 1900 ईस्वी में सबसे पहले स्टार्ट हुई। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इसके संपादक हैं वो 1903 से 1920 तक ये जो है संपादक कार्य किए हैं। 1903 से 1920 तक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें 1900 से 1901 से 1902 तक कौन रहे हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1901 से 1902 तक श्याम सुंदर दास इसके संपादन कार्य किए हैं। बाद में 1903 से 1920 तक इसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आलोक पर्व, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलोक पर्व। इनके अन्य निबंध की बात करें तो अशोक के फूल है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह एक है, कल्पलता है, कुटज है। ये सभी इनके काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध निबंध माने गए हैं। द्विवेदी जी ने सीरीज पुष्प जो है इनका निबंध है दोस्तों, निबंध है। इसके माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है? संसार की असारता, संसार की परिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। संसार की परिवर्तनशीलता। देखिए सीरीज पुष्प ये निबंध है, इसके माध्यम से बताते हैं कि सीरीज पुष्प भयंकर गर्मी में अडिग रहता है और फिर समय आने पर विदा भी ले लेता है, जो ये दर्शाता है कि संसार क्षणभंगुर है और वहाँ पर कुछ भी सब कुछ जो है वो परिवर्तनशील है। तो संसार की परिवर्तनशीलता ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताना है आपको कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, नाथूराम शर्मा, शंकर, गर्भरंडा रहस्य, रामनरेश त्रिपाठी, विष्णु प्रिया। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12। तो विष्णु प्रिया देखिए ये रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? देखिए विष्णु प्रिया, सिद्धराज,
ये है पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, आराधना, परिमल। तो यही है सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। आराधना 1953 की है, 1953 रचना वर्ष है इसका। परिमल 1929 इसका रचना वर्ष है। और ये छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य है। भारत भारती की रचना का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 15 का? देखिए, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। भारत भारती, और ये रचना किसकी है? 1912 की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न देखिए, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो रही है। किस विद्वान का ये कथन है? बताना है किस विद्वान का ये कथन है। प्रश्न नंबर 16। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपनी कविता के जो व्यापक विषय हैं उसके क्षेत्र को समझाने के लिए इन्होंने कहा है ये कथन, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो रही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है दोस्तों। देखिए, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है, इसमें द्विवेदी जी के योगदान, विशेषकर उनकी खड़ी बोली हिंदी के परिमार्जन, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के संदर्भ में इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनके कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, ये भी सही है। भारत भारती में आदन भारत का गौरवमान वर्णित है, ये भी सही है। पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात करें पंचवटी का जो कथानक है वो लक्ष्मण और सीता के वनवास, उसके बाद में पंचवटी निवास, वहाँ के शांत और प्रवृत्ति जो प्रकृति है उसके प्रेम वाले जो दृश्य हैं उन पर आधारित है, न कि पूर्ण रूप से सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जागरण सुधार काल, याद कर लीजिएगा, जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है इसमें? पंचवटी, यशोधरा, साकेत, वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका होगा, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह की है, ये अयोध्या सिंह हरिऔध की है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, शंकर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ये सभी इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध मानी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में कौन नहीं है? राधा चरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी। देखिए, 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो है 5 सदस्य थे, जिनमें किशोरीलाल गोस्वामी थे, श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास थे और जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, कार्तिक प्रसाद खत्री थे। ये 5 लोग थे। अगला प्रश्न देखिए,
मैथिली शरण गुप्त के बारे में असंगत है, इनके बारे में असंगत कौन सा है? क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना, यही सही है। क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना ये नहीं करते थे। इनकी काव्य रचना जो थी उसमें शुद्ध, परिष्कृत और सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें क्लिष्ट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, हिंदी भाषा के परिमार्जन रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती मासिक, हिंदी प्रदीप, धर्म दिवाकर, काशी पत्रिका। सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सरस्वती मासिक बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, इलाहाबाद। कब? तो 1900 ईस्वी में। और इसके बारे में जो जानकारी है, 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे थे। 1901 से 1902 तक श्याम सुंदर दास रहे थे। ये सारी जानकारी पिछले एक प्रश्न में मैं दे चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? श्रीधर पाठक जो हैं वो स्वच्छंदतावाद धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का क्या नाम है? देखिए, यहाँ पे सही उत्तर आपका सरस्वती पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में 1903 से 1920 तक इसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में हिंदी भाषा को परिमार्जित, शुद्ध, व्याकरण सम्मत और स्थिर बनाने में इस पत्रिका की काफ़ी भूमिका रही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताइएगा। इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, इंदुमती 1900 इसका प्रकाशन वर्ष, ये भी सही है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं, ये भी सही है। इंदुमती सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंदुमती जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, न कि सुदर्शन पत्रिका में। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 3 का? देखिए, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है? छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। देखिए, इस कहानी में एक गरीब लड़का है जो कि अपने बीमार माँ के इलाज के लिए जादू दिखा करके पैसे कमाता है। तो जयशंकर प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है छोटा जादूगर। अगला प्रश्न, श्याम नारायण पांडेय की रचना नहीं है, कौन सी इसमें रचना इनकी नहीं है? देखिए, प्रताप, आरती, जौहर, तुमुल। तो प्रताप जो रचना है ये श्याम नारायण पांडेय की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, उमर खय्याम के जीवन दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। देखिए, बच्चन ने उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित होकर अपनी मधुशाला की रचना की थी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1935। 1935 काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मधुशाला जो 1935 की रचना है, इसी तरह से मधुबाला इनकी रचना है, मधुबाला। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है। इसी तरह से मधु कलश है 1937 की, निशा निमंत्रण है 1935 का, एकांत संगीत है वो 1939 की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कविता निराला द्वारा रचित है? देखिए, भिक्षुक, पर्वत प्रदेश में पावस, अनल किरीट, आदमी की पीर। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिक्षुक। भिक्षुक की जो रचना है ये परिमल काव्य संग्रह में संकलित है और ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अनामिका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी के अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। देखिए, अगर पूछा जाए आगे भी प्रश्न इससे बन सकता है, तो अनामिका के जो है द्वितीय संस्करण में, किसमें? द्वितीय संस्करण में, अनामिका के द्वितीय संस्करण में और 1939 में। इसका जो समय काल है 1939। राम की शक्ति पूजा कविता जो है ये पहली बार 1936 में, इसका सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि इसकी रचना कब हुई थी अगर कहा जाए तो 1936 में हुई थी। और एक पत्र है जो जिसका नाम है भारत नामक दैनिक पत्र था, दैनिक पत्र, इसमें इसका प्रकाशन किया गया था, दैनिक पत्र में प्रकाशन। ठीक है,
तो राम की शक्ति पूजा कविता जो है इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद पंडित कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? इसमें कुल 15 सर्ग हैं, ये एकदम सही है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के अनुसार पर किया गया है, ये भी सही है। मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र हैं, ये भी सही है। इसका कथानक का आधार मनु स्मृति है। देखिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें इसका जो मूल कथानक है वो शतपथ ब्राह्मण है, न कि मनुस्मृति। अगला प्रश्न देखिए, कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? कार्नेलिया का गीत जो है ये प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? प्रश्न नंबर 10। सही उत्तर आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्नेलिया का गीत जो है ये चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत माना गया है। चंद्रगुप्त जो नाटक है इसके चतुर्थ अंक में सेलूकस की जो पुत्री है कार्नेलिया, उनके द्वारा सिंधु नदी के तट पर ये गीत गाया गया है। चंद्रगुप्त जो है ये 1931 की रचना है, 1931 का ये नाटक है। ठीक है, 1931 अगर पूछा जाए 1931 महत्वपूर्ण है। और कार्नेलिया का गीत, इस गीत की सबसे पहली पंक्ति क्या है? अरुण या मधुमय देश हमारा, ये सबसे पहली पंक्ति इसकी है। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये प्रश्न अभी हमने देखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है? सही उत्तर हो जाएगा हिम तरंगिनी। देखिए हिम तरंगिनी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था, या फिर कह सकते हैं इसकी रचना कब हुई थी? तो 1949 में इसकी रचना हुई थी। और 1955 में इसी रचना के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए हिम किरीटिनी एक रचना है, हिम किरीटिनी, इसके लिए देव पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? देव पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की? मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की है? प्रश्न नंबर 13 सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए काव्य संग्रह इनका मुकुल है 1930, जिसका प्रकाशन वर्ष है मुकुल काव्य संग्रह। ठीक है, इसी की एक कविता है। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? यामा में जो है कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दीपशिखा जो है ये यामा में संकलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दीपशिखा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। निहार, नीरजा एक रचना है, नीरजा ये भी है, यानी कि 4 जो रचनाएं हैं वो इसमें संकलित हैं। तो निहार का जो रचना वर्ष है 1930 है, इसी तरह से नीरजा का जो रचना वर्ष है वो 1934 है। देखिए रश्मि का जो रचना वर्ष है ये 1932 है। सांध्य गीत का जो रचना वर्ष है 1936 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 है, वर्ष 1936। कहीं कहीं पर 1935 भी देखने को मिला है। ये जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? सर्ग अगर पूछा जाए तो 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? पुरस्कार कहानी देखिए किसकी रचना है? पुरस्कार नामक कहानी तो ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। पुरस्कार कहानी में नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? प्राणदंड, राजकुमार के लिए क्षमादंड, प्रचुर धनराशि, अपने पूर्वजों की धनराशि। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, प्राणदंड। अगला प्रश्न देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। प्रश्न नंबर 18। देखिए उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। ये बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक, देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। ये भी सही है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। तो ये गलत है दोस्तों। उनकी जो कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति ये नहीं है, जबकि अगर कहा जाए तो उनकी कविताओं की जो प्रवृत्ति है वो
वात्सल्य है, नारी विमर्श है और मध्यवर्गीय जीवन का भी चित्रण इन्होंने किया है, राष्ट्रीय भावनाओं का भी चित्रण किया है, लेकिन एकमात्र प्रवृत्ति इसको नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं कृति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था, 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये एक आत्मकथा है, आत्मकथा। इसकी विधा अगर पूछी जाए तो आत्मकथा है ये दोस्तों, 4 खंडों में इसका रचना किया गया है। इसकी रचना जो की गई है वो 4 खंडों में रचना की गई है, और इसी के लिए क्या भूलूं क्या याद करूं 1991 में इनको जो है सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे नगपत मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा दिनकर की पंक्ति है ये, ऑप्शन नंबर ए।